औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। वेलकम करता हूँ वाइड चाय एकेडमी के एक और ज़बरदस्त लेक्चर के साथ। और यहाँ पे हमारा टॉपिक है ले चैटलर प्रिंसिपल के जो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस है वो भी है, एक दो एप्लीकेशन में आपको इसमें एक्स्ट्रा भी करवा लूँगा, ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में। तो ये हमारे पास है जो हैबर प्रोसेस है, ठीक है, जो अमोनिया की सिंथेसिस के लिए इस्तेमाल होता है, हैबर प्रोसेस, इसको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब हैबर प्रोसेस में हमारे पास जो अमोनिया की सिंथेसिस होती है वो रिएक्शन हम सबसे पहले लिख लेते हैं, तो फिर उसमें बात करते हैं कि N2 प्लस 3H2 2NH3, इसके लिए डेल्टा H माइनस 46 किलो जूल पर मोल और माइनस 92 किलो जूल पर मोल, ठीक है। ये इसके लिए हमारे पास एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम जो लिटरेचर प्रिंसिपल में हमने जो एप्लीकेशंस पढ़ी थी वो हम सबसे पहले इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल जो पहली चीज़ है वो हमारे पास है कि इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन क्या होगा। तो इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन में हमारे पास अगर हम इस रिएक्शन का वो सबसे पहले क्या लिखें, इस रिएक्शन का हम लिख लेंगे Kc, जो केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इक्वेशन हम लिख लेते हैं। तो NH3 और ये हमारे पास हो जाएगा N2 और ये आ जाएगा। अब इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन में क्या होगा, सपोज हम इस रिएक्शन का कंसंट्रेशन मतलब ये है कि वो इंक्रीज करते हैं, तो अगर हम कंसंट्रेशन को इस साइड पे इंक्रीज करें, सपोज यहां पे इंक्रीज करते हैं, तो ये रिएक्शन इस डायरेक्शन में मूव करेगा। हम लिख लेंगे इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑन रिएक्टेंट साइड। अगर हम कंसंट्रेशन को डिक्रीज करते हैं रिएक्टेंट साइड पे, तो ये इस डायरेक्शन में आ जाएगा। टू केसेस हो गए। हम यहां पे कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं तो ये इस तरफ आ जाएगा, हम यहां पे कंसंट्रेशन को डिक्रीज करते हैं तो ये इस तरफ चला जाएगा। मतलब मेरे कहने का ये है कि अगर हम चाहते हैं कि हमें अमोनिया मैक्सिमम मिले, हमें मैक्सिमम यील्ड मिल जाए, तो हमने क्या करना है, हमने रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करना है। क्या करना है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करना है, जिसके साथ हमें ज़्यादा प्रोडक्ट मिलने के चांसेस होते हैं कि हमें बेहतरीन प्रोडक्ट मिल जाए और ज़्यादा प्रोडक्ट मिल जाए। जिस तरह हम लेट्स सपोज आटा लेके जाते हैं मशीन में, ठीक है, वहाँ पे आप जितना वो कंटेंट डालेगा नीचे प्रोडक्ट उतना ही ज़्यादा मिलेगा। या जो शुगर केन है उसके जो जूस निकलते हैं, तो जितने ज़्यादा वो गन्ने डालेंगे उतने ज़्यादा जूस मिलने के चांस हैं, ठीक है। लिहाजा कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, हाँ ये भी हो सकता है कि अगर हम चाहते हैं कि हम अमोनिया ज़्यादा मिल जाए, तो हम यहाँ पे भी अगर जो अमोनिया हमारे पास आ रहा है, मैं इसके एक सिंपल आपको मिसाल, ये जो वीट के लिए जो क्रशिंग के लिए जो मतलब इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल है, जिसको हम वीट थ्रेशर बोलते हैं, ठीक है, वो जो इस्तेमाल होता है, वहाँ पे आपने देखा कि जब वो वीट नीचे आता है तो उस वीट को वहाँ से अगर हम रिमूव करते जाएंगे तो मैक्सिमम वीट मतलब ये कि वहाँ पे आ जाएगा। कहने का मतलब यह कि अगर हम यहाँ से कंसंट्रेशन को कॉन्स्टेंटली डिक्रीज करते जाएंगे ना, तब भी फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर करेगा। जब फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर करेगा तो हमें मैक्सिमम अमोनिया मिल जाएगा। तो ये भी है, या हम कंसंट्रेशन को वहाँ पे इंक्रीज करें या हम यहाँ पे कंसंट्रेशन को डिक्रीज करें। दैट इज द नंबर वन पॉइंट। सेकेंड पॉइंट हमारे पास क्या है, सेकेंड पॉइंट हमारे पास है इफेक्ट ऑफ प्रेशर, कि अगर हम प्रेशर को थोड़ा बहुत चेंज करें, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अब इफेक्ट ऑफ प्रेशर, तो देखिए इस रिएक्शन में हमारे पास अगर हम देखें कि वॉल्यूम का अगर हम ले लें कि हमारे पास N2 प्लस 2NH3 है, तो ये 1 मोल, 3 मोल और ये 2 मोल, ठीक है। अब यहां पे नंबर ऑफ मोल ज्यादा है और यहां पे कम है। हम सपोज प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, तो जब हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो हमारे पास जहां पे नंबर ऑफ मोल कम होंगे रिएक्शन उस डायरेक्शन में मूव करेगा। इट मीन कि रिएक्शन
इस तरफ आएगा इंक्रीज P के साथ, ठीक है। और अगर हम प्रेशर को डिक्रीज करेंगे तो वो फिर इस तरफ आएगा। सिमिलरली अगर हम वॉल्यूम को इंक्रीज करते हैं तो इंक्रीज वॉल्यूम भी इस तरफ आएगा, ठीक है। और अगर हम यहां पे वॉल्यूम को डिक्रीज करते हैं तो वो फिर इस तरफ जाएगा। तो मतलब यह है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास अमोनिया की ईल्ड ज्यादा हो, जो कि हम चाहते हैं कि ये इस तरह हो, तो डेफिनेटली हमें प्रेशर को इंक्रीज करना पड़ेगा। ये वाला पॉइंट आ जाएगा फिर हमारा कि प्रेशर को अगर हम इंक्रीज करें, ठीक है, तो हमें मैक्सिमम अमोनिया मिल सकता है, ठीक है। या हम वॉल्यूम को डिक्रीज करें तब भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और मैक्सिमम अमोनिया के प्रिपरेशन के चांसेस हमारे पास होंगे। तो लिहाजा इस प्रोसेस को मैक्सिमाइज करने के लिए, मैक्सिमम अमोनिया की प्रोडक्शन के लिए, जिस तरह हमने कहा कि रिएक्टेंट साइड पे कंसंट्रेशन को इंक्रीज करें, इसी तरह हम कहेंगे कि प्रेशर को भी इंक्रीज करें या वॉल्यूम को डिक्रीज करें, तो फिर भी हमारे पास ये ज्यादा प्रोडक्ट बनने के चांसेस होंगे। द थर्ड पॉइंट दैट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हमें पता है कि ये हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसलिए मैंने स्टार्ट में यहां पे टेम्परेचर की वैल्यू लिख दी है कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन यहां पे अगर हम कहें कि हमारे पास, जिस तरह मैंने आपको वहां पे वो ट्रिप और ट्रिक्स में बताया था कि हीट को आप यहां पे ऐड करें, तो जब आप हीट को यहां पे ऐड करेंगे तो डेफिनेटली इसका मतलब यह है कि अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज करें, अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज करें तो फिर ये इस तरफ ज्यादा इसके चांसेस होंगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने के लिए, अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं तो, ठीक है। लिहाजा जो टेम्परेचर का रोल होगा वो डिक्रीज टेम्परेचर, तो फिर हम टेम्परेचर को कहां पे रखें कि हमारे पास इसकी प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा हो सके, ठीक है। तो टेम्परेचर का एक ऐसा वैल्यू हमारे पास फिर आएगा, चूंकि ये हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो हम कहेंगे टेम्परेचर के एक ऐसे वैल्यू कि जहां पे हमारे पास प्रोडक्शन मैक्सिमम हो, जहां पे हमारे पास प्रोडक्शन मैक्सिमम हो, ठीक है। तो अब अगर ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में एंडोथर्मिक है, एक ये पॉइंट भी आप याद रख लें कि अगर ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में एंडोथर्मिक है तो फिर ऑब्वियसली हमें यहां पे टेम्परेचर को इंक्रीज करना पड़ेगा, टेम्परेचर को इंक्रीज। तो जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, प्रोडक्ट के मैक्सिमम बनने के चांसेस होंगे। अब यहां पे हम एक सूटेबल टेम्परेचर को रखना चाहते हैं जिसको हम कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। क्या कहते हैं? ऑप्टिमम टेम्परेचर। अब इस प्रोसेस के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होगा, तो इस प्रोसेस के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर है हमारे पास 400 to 500 डिग्री सेंटीग्रेड। ये इसके लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर है। तो इस टेम्परेचर के साथ फिर प्रेशर क्या होगा, तो प्रेशर हमारे पास होगा 200 to 300 ATM, 200 to 300 ATM, सॉरी 300 नहीं है, ये आ जाएगा 500 ATM, ठीक है। ये फिर हमारे पास इसके लिए क्या हो जाएगा, ये इसके लिए प्रेशर हो जाएगा। कुछ बुक्स में आपको ये जो टेम्परेचर है ये 450 भी देखने को मिलेगा, कुछ में 500 है, ठीक है। तो आप 450 लिख ले, 500 लिख ले, जो फिर आपको इसको ठीक लगे, ठीक है। लेकिन मोस्टली बुक्स में ये 450 लिखा हुआ है, तो आप 450 वहां पे लिख सकते हैं। अच्छा, ये यहां पे हमारे पास इस टेम्परेचर पे और इस पे यहां पे बहुत ज्यादा इसकी प्रोडक्शन पॉसिबल हो। और इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट भी हम यहां पे थोड़ा सा टच उसको दे देते हैं कि द फोर्थ वन, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। तो यहां पे जो कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है वो आयरन है। क्या है? आयरन है। फाइनली डिवाइडेड आयरन भी हमारे पास कम टाइम में ज्यादा अमोनिया की प्रोडक्शन वो पॉसिबल बना देता है, ठीक है। इसके साथ में आपको एक और भी रिएक्शन लिखवाता हूं। अगर आप लोग जो सल्फर ट्राइऑक्साइड की प्रिपरेशन है कि 2SO2 प्लस O2 2SO3, ये सल्फर ट्राइऑक्साइड की प्रोडक्शन है। इसके लिए डेल्टा H -395.7 किलो जूल पर मोल। ये टेम्परेचर
की वैल्यू है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। यहाँ पे जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो है हमारे पास 400 to 500 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो प्रेशर होगा वो 1.5 से 1.7 atm होता है। ठीक है, तो ये भी आप इस रिएक्शन पे भी ये चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप हैबर प्रोसेस को छोड़ के कुछ दूसरे रिएक्शन पे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन इसके अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइज इंडस्ट्रियली भी अगर हम ले चैडलर प्रिंसिपल को मद्देनज़र रख के प्रोडक्ट्स को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारे पास फिर मतलब मुख्तलिफ किस्म के ये पॉइंट्स मौजूद है, इसी को इस्तेमाल करके हम मैक्सिमम प्रोडक्ट हासिल कर सकते हैं। तो गाइज इट वाज ऑल अबाउट द इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ ले चैडलर प्रिंसिपल। इंशाल्लाह फिर किसी और अच्छे टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में मुख्तलिफ किस्म के लेक्चर्स के लिंक्स दिए हुए हैं, वहाँ पर जाके आप वो लेक्चर देख सकते हैं। अल्लाह हाफिज़। बात करूँ कि हमारे पास जो फिफ्थ वन है वो है मिल्टिंग ऑफ आइस। मिल्टिंग ऑफ आइस। अब मिल्टिंग ऑफ आइस ये भी हमारे पास एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास टेम्परेचर एब्जॉर्ब होता है और आइस जो कि वॉल्यूम ज़्यादा से फिर कम की तरफ चला जाता है। तो यहाँ पे भी टेम्परेचर का रोल होता है, यहाँ पे प्रेशर का, क्योंकि अगर आइस के पीसेस के ऊपर आप प्रेशर अप्लाई करें तो वो आपके पास लिक्विड वाटर में चेंज हो जाता है फ्रॉम द आइस स्टेट, मतलब ये कि सॉलिड स्टेट से फिर वो लिक्विड में चला जाता है। तो प्रेशर से भी ये हो सकता है, और ये टेम्परेचर यहाँ पे अगर ये एब्जॉर्ब करता है तो फिर भी ये लिक्विफाई हो जाता है। तो ये भी हमारे पास ले चैडलर प्रिंसिपल के एप्लीकेशन है कि जहाँ पे टेम्परेचर का भी रोल आता है और जहाँ पे प्रेशर का भी रोल आता है। एंड द सिक्स्थ वन फिर हमारे पास यहाँ पे जो एवापोरेशन का प्रोसेस है, जो एवापोरेशन का प्रोसेस है, तो एवापोरेशन के प्रोसेस में भी आपको पता है कि जब लिक्विड गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो एवापोरेशन में भी जो मेन रोल होता है वो टेम्परेचर का होता है। जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा लिक्विड आपके पास वेपर्स में कन्वर्ट होगा, मतलब ये कि वॉल्यूम इंक्रीज होगा। अगर आप वहाँ पे टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो ऑब्वियसली लिक्विड को वो वेपराइज करेगा, जब वो गैसियस फॉर्म में जाएंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा। तो एक तरह से वॉल्यूम इंक्रीज का रोल आ रहा है विद द इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर। ठीक है, वहाँ पे प्रेशर का तो लिक्विड के ऊपर एज सच कोई इतना रोल नहीं होता, क्योंकि इस पर हमने ऑलरेडी बात की है कि अगर हमारे पास लिक्विड फॉर्म में होंगे चीज़ें या सॉलिड फॉर्म में होंगे तो प्रेशर का रोल नहीं होता। हाँ, प्रेशर का रोल फिर हमारे पास अगर हम गैसियस फॉर्म को दोबारा लिक्विफाई करना चाहते हैं तो प्रेशर के थ्रू फिर हम पार्टिकल्स को करीब लाके उसका वॉल्यूम को डिक्रीज करके हम उसको लिक्विफाई कर सकते हैं, जिसको हम कंडेंसेशन का प्रोसेस कहते हैं। या हम प्रेशर को इंक्रीज करें वहाँ पे, ठीक है, पार्टिकल्स को करीब लेके आए, वॉल्यूम को डिक्रीज करें और टेम्परेचर को भी अगर हम डिक्रीज कर लेते हैं तो वहाँ पे फिर ये दोबारा वो प्रोसेस होता है। तो लिहाजा एवापोरेशन का भी जो प्रोसेस है वो भी हमारे पास एक तरह से एप्लीकेशन, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर एब्जॉर्ब होता है, एक एंडोथर्मिक फिनोमेना है। ये मेल्टिंग ऑफ आइस भी एंडोथर्मिक फिनोमेना है, इवापोरेशन भी एंडोथर्मिक फिनोमेना है। तो ये भी एक तरह से हमारे पास ले चैडलर जो प्रिंसिपल है उसके एप्लीकेशंस में आते हैं। तो गाइज यहाँ पे मतलब सारे एप्लीकेशंस को हमने वन बाय वन डिस्कस किया। होपफुली आपको इसकी समझ आ गई। फिर भी अगर कहीं पे कोई आपको लग रहा है कि कन्फ्यूजन है, आपको समझ नहीं आ रही, तो आप कमेंट्स एरिया में मुझसे पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मौजूद है, वहाँ पे जाके आप मुख्तलिफ लेक्चर्स देख सकते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह फिर किसी अच्छे टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।